प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेक्चर नंबर 42, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पता है आपको तो लास्ट इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, ये चालकों में इलेक्ट्रॉन होल्स के लिए संख्या या उसका घनत्व वगैरह, ठीक है। इसके बारे में उसका डिस्कस कर रहे थे। कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था ये हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उससे आगे चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, वही जो 2-3 लाइनें होती हैं कि पी क्षेत्र में होल्स की संख्या अधिक होती है, यानी होल्स का घनत्व अधिक होगा। जहाँ संख्या अधिक होगी तो घनत्व क्या होगा, वहाँ अधिक होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, कम होती है पी क्षेत्र के लिए। और अगर एन क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है और होल्स की संख्या कम होती है, ठीक है। वो चीज़ें हमने कल उसमें लिख ली थी, ठीक है। और उसके बाद से डेरिवेशन स्टार्ट करते स्टार्ट कहाँ तक कर लिया हमने वो देखते हैं। इस टाइप से आ गया था हमारे ठीक है, म्यू एन अपॉन डी एन माइनस ई म्यू एन अपॉन डी एन और इधर ये दे रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया था ये। इसको हमने डाल दिया था समीकरण नंबर 1। जहाँ तक मुझे याद है कि एक ही रहता था, अगर एक ना हो तो आप कोई दूसरा समीकरण इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अलग क्या मतलब है इसमें, सीमाओं के अंतर्गत इसको क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। के अंतर्गत समाकलित करने पर, ठीक है। क्या है ये आ गया। इधर जो लिमिट है इसको ये एन पी है और ये एन एन है, डेल एन ओवर डेल एन, डेल एन ओवर एन म्यू एन अपॉन डी एन। गतिशीलता है इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये है आपके लिए होलों के लिए विसरण गुणांक। ये x1 और x2, अगर आप डायोड का जो हमने डायग्राम बनवाया था उसमें x1 और x2 डिस्टेंस थे, पॉइंट थे, उनके बीच में ही तो ये पोटेंशियल अप्लाई होता है ना, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब इसको समीकरण डाल दो 2। अब आप ये समझो कि ये लिमिट हमने यहाँ पर क्यों रखी है, एन पी नीचे क्यों रखा है और एन एन नीचे क्यों रखा है। जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनों के लिए हम लेके चल रहे हैं ना, तो एन पी का मतलब है पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एन एन का मतलब है एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जरा मुझे बताओ आप कि जैसे ये पी क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, कौन से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। तो पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, कम, इसलिए हमने क्या रखा है लोअर लिमिट में, और यहाँ क्या रखा है अपर लिमिट में। क्यों, क्योंकि एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कैसी है, अधिक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों को लिमिट, दोनों की संख्याओं के आधार पर हमने यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई कर दी। इधर x1 x2 आपको पता है विद्युत भाग बल के, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए अब इसमें क्या होगा, चूंकि देखो ये जो वैल्यू है ना x1 x2 माइनस ई डेल एक्स, ये एक विभव के बराबर होती है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, सीनियर में पढ़ा है कि V बराबर वोल्टेज बराबर होता है E अपॉन डी। क्या होता है, V बराबर E अपॉन डी। E क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वोल्टेज है, ये डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से E बराबर होता है E बराबर V अपॉन डी, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो V बराबर क्या निकलेगा आपका, V बराबर E इंटू डी, ये तो निकलता है, ये फॉर्मूला होता है, E बराबर V अपॉन डी होता है, ठीक है। तो V बराबर क्या निकलेगा, E इंटू डी, यानी
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई वोल्ट के बराबर होता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। ई और डेल एक्स क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस ही है, एक दूरी का अल्पांश भाग है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, ये रोधी का विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x1 x2 है तो x1 x2 के बीच में कितना पोटेंशियल होता है, ये भी विभव, प्राचीर विभव जिसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, संपर्क विभव भी है, उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और इसको ऐसे ये है मान समीकरण 2 में रखो, ये हमारे समीकरण 2 में रखिए। क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में रखिए कि क्या आ जाएगा, देखिए एन पी एन एन डे एन एन बराबर म्यू एन डी एन, ये आ गया आपका बी बी। इधर समाधान कर लीजिए। अब इसको हटा देता हूँ मैं, इस लाइन का यूज नहीं, इसको हटा दो क्योंकि इसके बदले हमने इसका जो मान रखना था वो मान हमने रख लिया। ठीक है, इसको हटा दो। चलिए क्या आएगा देखो, देखो इसमें अब एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि ये म्यू एन अपॉन जो डी एन है, इसको देखो क्या है, आइंस्टीन आइंस्टीन की विसरण गुणांक की परिभाषा से, आइंस्टीन ने डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को लेकर एक डेफिनेशन दी, उसके अनुसार एक फॉर्मूला निकलता है कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होता है। इन दोनों का अनुपात म्यू एन और डी एन का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होता है। देखिए क्या, म्यू एन डी एन एक नियतांक के बराबर होता है। क्या नियतांक होता है उसको देखिए, E अपॉन के टी, म्यू एन अपॉन डी एन का रेशियो किसके बराबर है, E अपॉन के टी। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो रहता है 1.6 वाला, और ये K अपॉन वो K इंटू टी। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब समीकरण इसको डालोगे अब 3, ये जो वैल्यू है कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, इसको नोट करेंगे। नोट करो इसको, कर लिया लो। चलिए देखिए, अब देखिए ये मान समीकरण 3 में रखना।
ये हमारे समीकरण 3 में रखने को क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका EBV अपॉन KT। इसको आप साधारण तरीके से जैसे आप समाकलन हल करते हैं कर लीजिए, क्या आ जाएगा log n और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। चौक बेकार ही है, चलिए देखिए ये आ गया। ठीक है, अब क्या कर इसको और थोड़ा सॉल्व करो। log n अपॉन NP बराबर EBV अपॉन KT, ये आ गया। ठीक, और थोड़ा सॉल्व करो। log को हटाओ, ऊपर इधर e की पावर पा जाएगा। ये आ गया, देखो सर NN बराबर NP और e की पावर पे EBV अपॉन KT, क्योंकि इधर लॉग हटेगा तो इधर ये पूरी वैल्यू e की पावर में आएगी और ये NP जो बचेगा उसको इधर आके मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एक रिलेशन आपका। इन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या या फिर पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप NP का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपको क्या कर सकते हैं, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इसी प्रकार किसके लिए हो जाएगा, होल्स के लिए। इसको नोट करेंगे, फिर इधर नोट कर लो। चलिए ठीक है, चलिए देखिए इसी प्रकार किसके लिए, होल्स के लिए। ये है NN, इसके लिए क्या हो जाएगा PP। NN का मतलब N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NP का मतलब P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इधर क्या हो जाएगा PN, P क्षेत्र में होल्स की संख्या और N क्षेत्र में होल्स की संख्या, और वो कॉमन रहेगा e की पावर EBV अपॉन KT। ये हो गया आपका होल्स के लिए कंप्लीट हो गया। ये जो डेरिवेशन कल स्टार्ट किया था वो आज यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हेडिंग है आपकी वो है रोधिका विभव के लिए व्यंजक। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, सिद्ध कीजिए कि अर्धचालक डायोड में विसरण के कारण उत्पन्न रोधिका विभव का व्यंजक निम्नलिखित होता है। एक फॉर्मूला दे देता है, वो आपको व्यंजक सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, उसमें क्या रहता है, BV बराबर KT अपॉन E
log एन ए और एन डी अपॉन स्मॉल एन आई स्क्वायर। ठीक है, चलो उसको देखते हैं तो आ जाएगा सामने, क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालते हैं रोधिका विभव रोधिका विभव के लिए व्यंजन, इसको ज्ञात करना है। इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लेके चलेंगे? हम फॉर्मूला लेके चलेंगे आपका जो अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए देखिए जरा क्या होगा। एन एन बराबर एन पी, एन एन बराबर एन पी और ई की पावर ई बी पी अपॉन के टी, ये जो था ना इसको डालो समीकरण नंबर 1। अब जरा इसमें देखिए क्या कि इसमें ई बी पी अपॉन के टी है आपका, एन एन बराबर एन पी ये आ गया। ठीक, ये जो बी बी है, ये जो रोधिका विभव है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इस बी बी रोधिका विभव के लिए। ठीक है, चलिए इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। चलिए देखिए क्या है, ये समीकरण 1 हमें इसको डालते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पता है, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एन एन बराबर एन डी। अब एन एन क्या है आपको पता है, एन डी क्या है मैं बता दे रहा हूँ। एन एन है आपका इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एन डी क्या है? देखो जब डायग्राम बनाया था तो उसमें दिखाया था हमने कि एन क्षेत्र में तो हमने जो इलेक्ट्रॉन दिखाए थे उनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक धनात्मक हमने पॉजिटिव गोले में बंद किया था एक डायग्राम। वो हमने बोला था कि उसको धनात्मक दाता आयन कहते हैं। तो यहाँ पर डी का मतलब डोनर, ठीक है, और धनात्मक दाता आयन, जहाँ एन डी क्या है? एन क्षेत्र में धनात्मक एन क्षेत्र में धनात्मक दाता आयन। ठीक है, ये है आपका, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? धनात्मक दाता आयन होते हैं। तो ये चीज़ हमको पहले से पता करना है, यहाँ पर लिखी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। अब देखिए जरा, एक नियम होता है द्रव्य अनुपाती नियम से। क्या नियम होता है कि पी क्षेत्र में जो होल्स की संख्या है, इसमें पी क्षेत्र में जो होल्स की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, पी क्षेत्र में होल्स की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस क्षेत्र में होल्स की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का गुणनफल पी क्षेत्र में होल्स की संख्या तथा पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? एक नियतांक के बराबर होता है। बराबर होता है।
ठीक है, इसको नोट करेंगे, नोट कर लो इसको। चलिए देखिए, ऊपर से ना देखो, देखो क्या फॉर्मूला निकलेगा कि पी क्षेत्र में होल्स की संख्या क्या हो जाएगी, पीपी क्या हो जाएगी, पीपी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एनपी। इनका जो गुणनफल होगा वो एक नियतांक के बराबर होता है। वो नियतांक क्या होता है वो देखो, एन स्मॉल आई सफिक्स में है और ये एन है, ठीक है, जो स्मॉल एन होता है जो यहाँ पर है वही है, और स्क्वायर एन आई स्क्वायर। आई का मतलब होता है इंट्रिंसिक, शुद्ध वाला, ठीक है। शुद्ध चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसका जो स्क्वायर है लगभग उसी के बराबर जो है इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का स्क्वायर, ठीक है। इसको डालो समीकरण नंबर 3 पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको डालो यहाँ, इसके बाद जो है एक लाइन और लिख लो, उसके बाद डालो क्या आ जाएगा, यहाँ सीपी पे निकालोगे एन पी, क्या आ जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन पी पी। अब डालते हैं अपने समीकरण नंबर 3। चलिए इसको हटा देते हैं फिर नीचे। अब देखिए हम एक बार एक फिर से समीकरण लिखेंगे, क्योंकि पीपी किसके बराबर होगा, एन ए, किसके बराबर होगा, पीपी एन ए। जैसे हमने एन 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 डी के बराबर किया था, ऐसे ये भी रिलेशन वहीं से क्लियर हो जाएगा जो डायग्राम आपका बना था। मतलब कि जितना एक क्षेत्र में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उतना ही क्या होंगे, ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। यही तो था ना, जितना पीपी क्या है, पी क्षेत्र में है होल्स हैं, उतना ही क्या होते हैं, ऋणात्मक ग्राही आयन। डायग्राम में देखना मिल जाएगा आपको। तो अब इस पीपी के लिए क्या लिख सकते हो आप, इसको एन ए लिख दीजिए। यह समीकरण 3 में रखना है, 3 में रख दो। देखो क्या आएगा, एन पी बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। क्या आएगा, एन पी बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। अब ये जो वैल्यू है वो हम रखेंगे समीकरण 1 में। ये मान समीकरण 1 में दिख रहा है ना, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में इसको हटा दो पहले इस तरफ पे। समीकरण 1 वही है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेके चले थे, एन बराबर एन पी और ई की पावर ई बी बी अपॉन के टी। चलिए रखो, क्या आ जाएगा, एन एन बराबर एन आई स्क्वायर एन ए टी की पावर
EBB अपॉन KT। आगे यहाँ से इसको भी इधर ले आओ, बराबर EBB अपॉन KT। समीकरण 2 का प्रयोग करो इसमें। कितने का? समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 में NN बराबर किसका था? ND के बराबर था। समीकरण 2 से NN बराबर ND रख दो। NA ND NI स्क्वायर बराबर e की पावर EBB अपॉन KT। करो इसको लोग, इधर हटाता हूँ जब तक। चलिए क्या करेंगे देखो, इस ई को हटाओ यहाँ से, उधर ले आओ, लॉग आ जाएगा। तो EBB अपॉन KT, EBB अपॉन KT। अब इधर देखिए, लॉग इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? लॉग NA ND NI स्क्वायर। ओके, और BB का मान निकालो, यहाँ से क्या जाएगा? E अपॉन KT अपॉन E आएगा, क्योंकि KT ऊपर जाएगा ना इधर। लॉग NA ND NI स्क्वायर। ये समीकरण आपका क्या है? रोधिका विभव का व्यंजक कहलाता है। देखिए ध्यान से, अब इसको हम लिख देंगे, क्या नोट करना है आपको? ठीक है, तो करो नोट। देखिए जरा, हटा दो।